Hello class 12. As we were studying chemical kinetics chapter 4 of your chemistry, and today we are going to study about the effect of temperature on any chemical reaction. यानी रिएक्शन रेट आपका टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है. ठीक है, इसको समझने के लिए पहले कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं डेली लाइफ के. जैसे कि जस्ट सपोज बाहर धूप है, ठीक है, नॉर्मल धूप है, और मैं अगर आपको बोलूँ कि आपको बेयर फुट यानी विदाउट एनी स्लीपर और शूज़ आपको रन करना है, तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर हो तो आप क्या कर सकते हो, आराम से उस पर वॉक कर सकते हो या रन कर सकते हो. बट अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाए यानी धूप तेज हो जाए तो आपको क्या करोगे, आप थोड़ा जल्दी जल्दी दौड़ना शुरू कर दोगे ताकि आप धूप से बच सको और छाया में जा सको. और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है यानी मान लो 44-45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर तक पहुंच गया है, तो आप क्या करोगे, आप बहुत तेज़ी से दौड़ोगे ताकि आपको उसका इफेक्ट नहीं पड़े. यानी टेम्परेचर के बढ़ने से आपकी स्पीड क्या हो गई, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई. ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं. जब कभी भी हम फूड प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास जो गैस ओवन्स वगैरह रहते हैं उसमें आप देखते होंगे कि बर्नर 3 टाइप्स के होते हैं. एक स्मॉल रहता है, एक मिडिल रहता है और एक लार्ज रहता है. ठीक है, जब कभी भी आप स्मॉल बर्नर में अगर खाना बनाओगे तो खाना क्या होता है, धीरे धीरे बनता है क्योंकि हीट भी उसकी क्या है, कम है. ठीक है, लेकिन अगर मिडिल बर्नर बनाते हो तो स्मॉल बर्नर के कंपैरिजन में थोड़ा सा तेज़ी से बनता है खाना. या आप खाना बना रहे हो या मिल्क को बॉईल कर रहे हो या टी बना रहे हो या एनीथिंग दैट यू लाइक. ठीक है, एंड अगर मैं वही सबसे बड़े वाले बर्नर में अगर मैं उस खाने को प्रिपेयर करूं तो खाना बहुत इंस्टेंटली बन जाता है. या फिर जो मिल्क है वो बहुत जल्दी बॉईल होता है. क्यों? क्योंकि उसका हीट बहुत ज़्यादा है, उसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है. यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से केमिकल रिएक्शन का स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑटोमेटिकली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो जब साइंटिस्ट ने इसके बारे में स्टडी किया कि कैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर से वेरी करता है, यानी अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, कितना टेम्परेचर बढ़ाऊं कि रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना बढ़ जाए. ठीक है, यानी कितनी मेरे को कैसे उसको अफेक्ट करता है. ठीक, तो जब इसके बारे में स्टडी किया गया तो उन्होंने पाया कि जब कभी भी 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, यानी अगर आप मान लो कोई केमिकल रिएक्शन आप करवा रहे हो टी टेम्परेचर पे, ठीक है, और उस दौरान रेट कांस्टेंट है मान लो K1, ठीक, एंड अगर आप उस वक्त 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे रहे हो तो अब आपका जो रेट कांस्टेंट है वो K2 हो जाएगा. तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया जो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ऑन इंक्रीज इन 10 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 to 3 टाइम्स हो जाता है. अप्रॉक्सीमेटली जो होता है वो 2 to 3 टाइम्स जो है इंक्रीज हो जाता है. यानी आपका जो रिएक्शन है वो 2 गुना स्पीड से होने लगता है या 3 गुना स्पीड से टेक प्लेस करने लगता है. यानी सिंपल सा फंडा, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओ तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतनी जल्दी टेक प्लेस करने लगेगा. जैसे कि अगर हम देखते होंगे आपके पास ऑप्शंस रहते हैं बर्नर में, जो गैस हम यूज़ करते हैं, अगर आप सिम में रखते हो तो टेम्परेचर कम है और आपने जैसे उसको फुल किया तो आपका ऑटोमेटिकली क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट बढ़ा, उतना जल्दी आपका रिएक्शन टेक प्लेस करना शुरू हो गया. सिर्फ एक बर्नर की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, बर्नर में कैसे, अगर आपने सिम में रखा है यानी हीट कम है तो आपका बहुत धीरे धीरे आपका खाना बन रहा है, और थोड़ा सा आपने अगर उसको बढ़ा दिया, स्पीड कर दिया तो खाना जल्दी से बनने लगता है. इट मीन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 to 3 टाइम्स फास्टर टेक प्लेस करता है. तो इन्होंने इसमें एक टॉपिक, एक कॉमन टर्म दिया जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट. टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी जो रेशियो निकलता है अलग अलग टेम्परेचर पे, वहाँ पे हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट. जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन आपने किया टी टेम्परेचर पे, उस दौरान था K1, ठीक है, तो ये हो गया K1. एंड जब आपने 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज एट उस दौरान जो रेट कांस्टेंट है वो K2 है, यानी उस दौरान अब आपका कांस्टेंट हो गया K2. यानी इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट. और ये हर रिएक्शन के लिए अलग अलग वेरी करता है. यानी जैसे जैसे टेम्परेचर आप बदलते जाओगे वैसे वैसे रिएक्शन की स्पीड भी क्या है, वो भी बदलती जाएगी. उस प्रकार से वो टेक प्लेस करता है. तो उन्होंने रेट कांस्टेंट, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है आर्हेनियस, जिनका नाम था आर्हेनियस, उन्होंने इसके बारे में स्टडी किया और उन्होंने रिलेशन निकाला टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट के बीच में. वो रिलेशन को उन्होंने एक इक्वेशन के टर्म पे दिया, एंड वो एक जो इक्वेशन था वो कुछ ऐसा था,
K इज इक्वल टू A e रेज टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। ठीक, जहाँ पे ये K जो है आपका वो होता है रेट कांस्टेंट, ये A जो है इसको हम बोलते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट, यानी साइंटिस्ट के नाम पे ही आर्हेनियस कांस्टेंट। ये जो स्मॉल ई है ये एक्सपोनेंशियल का टर्म रहता है, जैसे लॉग एंड एक्सपोनेंशियल हम पढ़ते हैं वो एक्सपोनेंशियल है। ये ई होता है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ये R जो है वो गैस कांस्टेंट है और T है कि किस टेम्परेचर पे रिएक्शन आप टेक प्लेस करवा रहे हैं। तो आर्हेनियस ने क्या किया, इसके बारे में स्टडी किया, उसने यही कहा कि टेम्परेचर को अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। और फिर उन्होंने एक रिलेशन दिया जहाँ पे उन्होंने रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर को एक इक्वेशन के थ्रू क्या किया, कोरिलेट करना चाहा। अब आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, जरा हम इसको समझते हैं। ठीक है, कि ये एक देखिए K तो हम समझते हैं कि रेट कांस्टेंट है, R हम समझते हैं, T भी हम समझते हैं, ये E भी समझते हैं, A चलो आर्हेनियस कांस्टेंट कहाँ से आया, और साथ ही साथ ये E है, ये एक्टिवेशन एनर्जी, इसका मतलब क्या है, तो अब जरा उसको पढ़ते हैं। ठीक, आर्हेनियस ने ये कहा कि जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है तो हमेशा वही मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं या हमेशा वही मॉलिक्यूल्स उस केमिकल रिएक्शन को सक्सेसफुली करते हैं जिनके पास एक मिनिमम एनर्जी होती है, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, उस थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो उन्हें एक एनर्जी बैरियर पास करना पड़ता है। अगर वो एनर्जी बैरियर वो पास नहीं करेंगे तो आपका रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, उन्होंने इसको एक ग्राफ के थ्रू समझाया, तो हम उसको पहले एक ग्राफ बना के समझते हैं। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब टेक प्लेस करता है तो आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, और ये आपका एनर्जी लेवल, ये बताता है एनर्जी लेवल। अब जब कभी भी कोई रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा तो उसके पास कोई ना कोई तो एनर्जी होगी, यानी जब मान लीजिए आप वाटर को बॉईल कर रहे हो, ठीक है, वाटर बॉईल कब होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि पानी के पास कोई भी हीट ना हो। वाटर अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा जाए तो उसके पास नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस तक तो टेम्परेचर रहेगा। या जब गर्मी में धूप में रखा रहता है तो और ज़्यादा हीट हो जाता है, 42 हो जाता है, तो उसके पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी होती है। अब उसको बॉयल कराने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वो क्या हो जाए, बॉयल हो जाए और मुझे मेरा बॉइल्ड वाटर मेरे को मिल जाए। ठीक है, इस रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, ठीक है, वो एनर्जी मान लो EX है। ठीक, अब इससे क्या करना है, ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना है, यानी यहाँ तक आए और इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करे तभी ये प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मान लो ये रिएक्टेंट यहाँ तक आ गया और इतनी सफिशिएंट एनर्जी इसको नहीं मिली तो ये वापस आ जाएगा। मान लो जब आपने खाना बनाना शुरू किया या जस्ट सपोज आप मिल्क बॉईल कर रहे हो, आपने 5 मिनट किया और अचानक से बंद कर दिया, अब आपको मिल्क बॉईल, आप सोच रहे हो कि अब इतना एनर्जी तो दे दिया, अब तो बॉईल हो जा, आपने उसको क्या किया, आपने उसको एक इंटरमीडिएट स्टेट में ला करके छोड़ दिया। अब वहाँ से आगे रिएक्शन कराने के लिए आपको एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना, वो एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी यहाँ तक तो उसके पास खुद का टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन करवाने के लिए यानी इतनी एनर्जी जो उसको और चाहिए उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कितनी एनर्जी किसी को रिक्वायर्ड है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी इतनी एनर्जी आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन में देनी है, अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आपका जो रिएक्शन है वो कभी भी सक्सेसफुली टेक प्लेस नहीं करेगा। ठीक, तो एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है वो पढ़ते हैं, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कोई भी रिएक्शन सक्सेसफुली तभी होगा जब उनके पास एक मिनिमम एनर्जी होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इतनी एनर्जी होगी तभी वो आगे रिएक्शन आपका सक्सेसफुली होगा, वरना वो रिएक्शन आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। अब रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी है।
अब जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी लेस देन थ्रेशोल्ड must acquire so that their mutual collision may lead to the breaking of bonds, and hence the reaction is known as energy of activation of reaction and it is denoted by symbol E। यानी अब कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे टेक प्लेस करेगा कि जो ओल्ड मॉलिक्यूल्स है उनके बीच के बॉन्ड टूटे, जो न्यू मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में बॉन्ड अब बनना शुरू हो और आपका रिएक्शन क्या हो, प्रॉपरली टेक प्लेस करे। जिसके पास भी एनर्जी इस पूरे थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगा वो आपका कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। यानी जो सक्सेसफुली रिएक्शन टेक प्लेस करवाते हैं उनको हम बोलते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल। उनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मॉलिक्यूल। एंड जो सक्सेसफुली रिएक्शन नहीं करवाते हैं उनको हम बोलते हैं पासिव मॉलिक्यूल्स। उनको हम बोलते हैं पासिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एक बार थ्रेशोल्ड एनर्जी की भी डेफिनेशन सुन लेते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी आखिर में है क्या। A chemical reaction take place by collision between a reactant molecules, and collision to be effective the colliding molecules must possess some certain minimum energy called threshold energy of the reaction। यानी एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए तभी वो टेक प्लेस करेगा। ठीक, अब एक बात बताइएगा, यहाँ रिएक्टेंट के पास जो मॉलिक्यूल है उसको एनर्जी है उसको ER लिखता हूँ, जो प्रोडक्ट के पास एनर्जी है उसको मैं EP लिख देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा ये थ्रेशोल्ड एनर्जी ET हो गया। थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होता है वो होता है रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी है ER और जो एक्टिवेशन अलग से लगी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का होता है। तो कभी कभी अगर आपको ऐसे पूछा जाए तो एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास जो एवरेज एनर्जी है। उनके पास भी तो कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी रहती है ना, मॉलिक्यूल्स कभी शांत तो बैठे नहीं रहेंगे, उनके पास भी एनर्जी होगी, वो यहाँ से वहाँ रैंडम मूव कर रहे होंगे, गैसेस मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल, तो वो उनकी एवरेज एनर्जी कहलाती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से कम है, वो रिएक्टेंट से क्या है, कम है। यानी इस केस में हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और जब भी हीट रिलीज होती है तो कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी ये जो बैरियर डायग्राम आपका बना हुआ है इसको एनर्जी बैरियर ग्राफ हम बोलते हैं। मैं एक्टिवेशन एनर्जी को रब करके, यहाँ ये टॉपिक था आपका एक्टिवेशन एनर्जी का जो कि मुझे समझाना था। ये होता है आपका एनर्जी बैरियर डायग्राम, जिसमें आर्हेनियस ने ये कहा कि कोई भी रिएक्शन सक्सेसफुली तभी होगा जब वो इस बैरियर को क्रॉस करेगा, अदरवाइज वो कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। और वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कराने के लिए उन्हें एक्टिवेशन एनर्जी हमें प्रोवाइड करानी पड़ती है। यानी जो हम एक्सेस अपनी तरफ से जो एनर्जी देते हैं, कभी टेम्परेचर के फॉर्म में देते हैं, कभी लाइट के फॉर्म में देते हैं, या कभी जो भी फिजिकली हम उनको अप्लाई करते हैं कि ये हो जाए। ठीक है, अब जब कभी भी आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगी वो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी इस केस में प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है, हीट रिलीज हो रही है, इस वजह से आपको ये मिला है। इसका सिंपल सा फंडा है, जो वाटर कूलेंट होते हैं जो पानी को कूल करते हैं, आप देखते होंगे कि मशीन पीछे से बहुत गर्म हो जाती है। ठीक है, मशीन पीछे से बहुत गर्म हो जाती है, बट पानी तो हमको ठंडा मिलता है ना। यानी आपने नॉर्मल वाटर डाला जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, मशीन गर्म हो गई, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसने तो एक्टिवेशन एनर्जी दे दी उसको, उससे पानी ठंडा किया और मुझे पानी ठंडा मिल गया। यानी पानी जो मेरे को लास्ट में मिला है वो नॉर्मल वाटर से एनर्जी उसकी कम है, और ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। अब अगर मैं एंडोथर्मिक का अगर ग्राफ बनाना चाहूँ तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप, ये प्रोडक्ट की जो एनर्जी है EP वो रिएक्टेंट के क्या है, ज़्यादा है। यानी इसकी जो प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से क्या है, ज़्यादा है, और उस केस में हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अब होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एनर्जी बैरियर डायग्राम क्या है, कैसे मॉलिक्यूल्स को हमें इस लेवल से उस लेवल तक पहुंचाना है, एंड कैसे हम
सक्सेसफुली कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस करवा सकते हैं। एंड एनर्जी बैरियर डायग्राम प्रोडक्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है। एक में हीट रिलीज हो रही है और एक में हीट क्या हो रही है, गेन हो रही है। यानी जब आपका एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो, उस केस में हीट क्या हो रही है, गेन हो रही है, तभी ना वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब जो आर्हेनियस ने इक्वेशन बनाया वो था के ई रेस टू दी पावर सॉरी ए ई रेस टू दी पावर माइनस ए अपॉन आर टी। ठीक है, अब मैं इसमें लिख सकता हूँ टेकिंग लॉग बोथ दी साइड, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड। अब लॉग कौन सा है, नेचुरल लॉग, ये याद रखिएगा। ठीक है, मैं कौन सा लॉग ले रहा हूँ, नेचुरल लॉग। तो इसको लिख सकता हूँ लॉग बेस ई के इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए प्लस लॉग बेस ई माइनस ए अपॉन आर टी, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। एंड लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, क्योंकि ये लिखा हुआ है लॉग एम है, तो इसको अलग अलग लिखने के लिए क्या लिख सकता हूँ, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। अब एक चीज और, ये हो जाएगा लॉग बेस ई के इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए प्लस, एक चीज याद रखिएगा, लॉग बेस ए रेस टू दी पावर ए, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साथ ही साथ लॉग एम रेस टू दी पावर एन अगर लिखा हो तो इसको हम लिखते हैं एन लॉग एम, यानी ये जो पावर है ये सामने आ जाता है। तो e के ऊपर जो पावर है वो सामने आ जाएगी, यानी वो हो जाएगा माइनस ए अपॉन आर टी, एंड ये हो जाएगा लॉग बेस ई, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। सो आई कैन ऑल्सो राइट इट लॉग बेस ई के इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए माइनस ए अपॉन आर टी। ठीक, अब एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि लॉग नेचुरल लॉग जो होता है वो 2.303 टाइम्स ऑफ लॉग बेस 10 के बराबर होता है। एंड आपको यही वाली वैल्यू लेनी है, क्योंकि आपकी बुक में जो वैल्यू दी है वो लॉग बेस 10 पे दी हुई है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग बेस 10 के लॉग बेस 10 ए, एंड इन दोनों के पास जो 2.303 जो होगा वो यहाँ डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी। तो ये है इसका थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, अब बेसिकली न्यूमेरिकल्स यहाँ से नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल्स कुछ अलग आते हैं। कैसे, तो वो देखते हैं। मान लीजिए आपने T1 टेम्परेचर पे जब रिएक्शन करवाया उस दौरान रेट कांस्टेंट था K1, एंड जब आपने T2 पे करवाया तो रेट कांस्टेंट था K2। ठीक है, यानी एट टेम्परेचर T1 ये तो सेम रहेगा। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी जो रहती है ना वो अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग रहती है, लेकिन अगर आप सेम रिएक्शन टेक प्लेस करा रहे हो तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहेगी। अगर आप हाइड्रोजन क्लोराइड का रिएक्शन करवा रहे हो या हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन का रिएक्शन करा रहे हो कि आपको हाइड्रोजन क्लोराइड मिल जाए और आप कितनी भी टेम्परेचर बढ़ा दो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक्टिवेशन एनर्जी उसकी कॉन्स्टेंट रहेगी, लेकिन अलग अलग रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट रहती है। अब ए जो कॉन्स्टेंट है वो तो बदलेगा नहीं, K जो है वो बदल रहा है K1 और K2 टेम्परेचर के साथ, R भी कांस्टेंट है, ये भी सेम है। सो एट T1 log K1 इज इक्वल टू log A माइनस E अपॉन 2.303 R T1 एंड log K2 इज इक्वल टू एट T2, है ना, एट T2 log A इज माइनस E अपॉन 2.303 R T2। ये इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या करवा देता हूँ, माइनस करवा देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा log K2 माइनस log K1। इज इक्वल टू, अच्छा इसको अगर इसके साथ माइनस करवा रहा हूँ, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, log A और log A कैंसिल,
ठीक है, माइनस कर रहा हूँ, ये एक प्लस में हो जाएगा, एक माइनस में हो जाएगा, और ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस EA अपॉन 2.303 RT2, और या इसको माइनस करा रहा हूँ तो माइनस माइनस प्लस EA अपॉन 2.303 RT1। ठीक, तो अब इसको थोड़ा सा और लिखते हैं। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, पहले माइनस आए तो अच्छा नहीं लगता है। जैसे अगर मान लीजिए एक जगह लिखा है -2 + 3 और एक जगह लिखा है 3 - 2, तो ये पढ़ने में अच्छा लगता है, ये थोड़ा सा हायर लग जाता है। तो उसी प्रकार से हम इसको पहले लिखते हैं और इसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, सो हाँ, log m माइनस log n जो होता है वो log m अपॉन n होता है, यानी ये हो जाएगा log k2 अपॉन k1, एंड यहाँ से EA अपॉन 2.303 R, EA अपॉन 2.303 R कॉमन निकालना है। ठीक है, EA अपॉन 2.303 R कॉमन, और ये ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 आएगा। तो ये आपका एक इक्वेशन है जहाँ से बेसिकली बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में आते हैं, या कभी कभी इनडायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पूछ लेता है। तो चलिए पहले एक न्यूमेरिकल लगाते हैं इससे बेसिस पे, एंड होप आपको ये डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है द फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट फॉर अ डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल आयोडाइड by a reaction at 700 degree Celsius is 6.36 into 10 raised to the power -3। ठीक है, if EA is 2000 kilojoule per mole, calculate rate constant at 600 Kelvin। यानी आपके पास T1 दिया हुआ है, वो है 600 केल्विन। अब इस दौरान K कितना है हमको नहीं मालूम, ये हमको फाइंड आउट करना है। T2 आपको दिया हुआ है 700 केल्विन, और इसका जो K2 है वो आपको दिया हुआ है 6.36 इंटू 10 raised to the power -3। आपको EA भी दिया हुआ है। अब देखिए इस इक्वेशन में आर्हेनियस कांस्टेंट A का कोई लेना देना नहीं है, वो पूरा का पूरा कट गया है। ठीक है, तो यू डू नॉट हैव टू वरी रिगार्डिंग द आर्हेनियस कांस्टेंट A। EA दिया हुआ है 2000 किलो जूल पर मोल। तो अगर इसको आप जूल पर मोल में कन्वर्ट करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 10 raised to the power 3, क्योंकि R की वैल्यू भी आपको उसी हिसाब से लेनी है जैसे ये दिया हुआ है। तो R की जो वैल्यू ले लेंगे वो ले लेंगे आप 8.314 किलो जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, सो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है K1, एंड आपको सिंपली सारे वैल्यूज इसमें रख देने हैं। ठीक है, तो जब हम वैल्यूज रखते हैं यानी log K2 की वैल्यू दी गई है। अच्छा, K2 अभी रहने दीजिए, K2 हम बाद में रखेंगे। K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA की वैल्यू 2000 इंटू 10 raised to the power 3 अपॉन 2.303 इंटू 8.314, एंड जो ये ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 यानी 1 अपॉन 600 माइनस 1 अपॉन 700 ये रखेंगे। तो 700 ऊपर 600 यहाँ, तो ये 100 और ये इनका मल्टीप्लिकेशन 4,20,000। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी log K2 अपॉन K1, और जब हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं, सॉरी log K2 सॉरी अपॉन K1, तो इसकी वैल्यू आती है वो है 2.487। एंड अब यहाँ पे हमको क्या यूज़ करना पड़ता है, एंटी लॉग हटाने के लिए हमें एंटी लॉग का यूज़ करना पड़ता है, जो आपके बुक्स में दिया हुआ है। यानी आपको क्या करना रहेगा, आपको 0.487 से वैल्यू काउंट करनी है, एंड जो भी डेसिमल के आगे जो वैल्यू रहती है वो 10 raised to the power में चली जाती है।
यानी जो आप वैल्यू लेंगे वो 4 का 87 पे लेंगे, 4 का 87 पे लेंगे, एंड जो डेसिमल के आगे जो वैल्यू होती है ना वो पावर में चली जाती है, ठीक है। सो log K2 अपॉन K1 की जो जब आप एंटी लॉग ले लेंगे तो K2 अपॉन K1 की जो वैल्यू आएगी वो रहती है 306.91, एंड जब आप ये जो K2 की वैल्यू जो आपको दी गई है जब आप इसको प्लेस करेंगे तो K1 की जो वैल्यू आएगी वो है 2.07 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकेंड। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएंगे, एंड आपको मेन क्या है, आपको एंटी लॉग यूज़ करना आना चाहिए एंड वैल्यू आपको प्लेस करना है। तो यहाँ तक था आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन एनी केमिकल रिएक्शन एंड कैसे आर्हेनियस ने उसको एक्सप्लेन किया। अब हमने पढ़ा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। एक था टेम्परेचर एंड दूसरा जो इम्पोर्टेंट था वो था कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट कैसे अफेक्ट करता है किसी भी रिएक्शन में। कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कभी खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस उस रिएक्शन को करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो कैटलिस्ट का जो बेसिक काम रहता है ना वो रहता है एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करना, ताकि आपका रिएक्शन और जल्दी हो जाए, लोअर डाउन करना, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करना, लोअर डाउन। जैसे मान लीजिए आपने कोई केमिकल रिएक्शन करवाया एंड उस दौरान जो एनर्जी बैरियर था यानी EA जो था वो इतना बड़ा था, ठीक है, EA। तो अगर आपने वो तो किया था जो वो तो था एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में, लेकिन अगर आप वहाँ पे कैटलिस्ट को यूज़ अगर करें तो ये जो है ये एनर्जी बैरियर को थोड़ा सा डाउन ले आएगा स्वरूप में। यानी अब जो आपका केमिकल रिएक्शन है उसको करवाने के लिए आपको सिर्फ अब इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है, यानी अब आपको एनर्जी क्या चाहिए, कम चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट करवाता है, क्योंकि देखिए इतना लंबा स्लोप चढ़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एंड आपको अगर छोटा सा स्लोप चढ़ना हो तो आपके पास एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यानी ये शॉर्टकट तरीका बताता है कि कैसे कोई रिएक्शन को हम करवा सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ कैटलिस्ट अफेक्ट्स दी रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसमें आप सिंपली आपको यही लिखना है, कैटलिस्ट हेल्प्स टू डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी और इट लोअर्स डाउन और इट रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी सो दैट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस फास्टर। सिंपल आपको इतना लिखना है, ठीक है। अब जो आता है एक थ्योरी है उसको हम बोलते हैं कोलिजन थ्योरी, जो छोटा सा ही है, 5 मिनट लगेगा, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन सक्सेसफुली टेक प्लेस अगर करवाना है, जब हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी एंड जो मैंने आपको एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन बताई उसमें ये था ना कि एनर्जी को मॉलिक्यूल्स को क्या कराना है, कोलाइड करवाना है, ठीक है। अब कोलिजन थ्योरी में ये था कि कोलिजन कैसे हो, कि कितने कोलिजन्स होने चाहिए, कैसे कोलिजन होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो या आपका जो रिएक्शन है वो सक्सेसफुली टेक प्लेस करना चाहिए, ठीक है। तो मैं कुछ पॉइंट्स पढ़ते जा रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, सिर्फ पढ़ते जा रहा हूँ। अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ड्यू टू कोलिजन अमॉन्ग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी टेक प्लेस करेगा जब उनके बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा। अगर कोलिजन नहीं हो रहा है तो रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगा। जैसे मैंने आपसे कई बार कहा है कि जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है, अगर उसमें 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 90 कर सकते हैं, 95 कर सकते हैं, लेकिन सब के सब नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पहला कंडीशन उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है, दूसरा कि उनका जो कोलिजन का जो तरीका है वो गलत है, यानी वो प्रॉपर कोलिजन नहीं शो कर रहे हैं या प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं कर रहे हैं। तो जब कभी भी दो मॉलिक्यूल्स जब आपस में टकराते हैं, जैसे मान लीजिए ये ए एक करके एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब बी करके एक मॉलिक्यूल है, अब ये दोनों जब आपस में टकराए तो ये तो कंफर्म है ना कि ए का ए के साथ ही होना चाहिए, बी का बी के साथ होना चाहिए। अब कभी कभी हो सकता है कि उल्टा हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे फिर प्रॉपर रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है, देखिए अब जैसे ये बॉन्ड बन गया, ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होना चाहिए कि यहाँ जो पुराने बॉन्ड है वो टूटना स्टार्ट हो जाना चाहिए और जो नए बॉन्ड बन रहे हैं वो बन जाने चाहिए, तभी ना आपको A2 + B2 मिल करके 2AB मॉलिक्यूल्स देंगे।
ठीक है। लेकिन अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो गया, यानी कि न्यू बॉन्ड ही टूट गए और पुराने बॉन्ड नहीं टूटे, तो वहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगा। तो जब कभी भी आपको एक सक्सेसफुल कोलिजन मिलता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन, यानी जहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलना शुरू हो गया है, आपको प्रोडक्ट मिल ही रहा है, उसको हम बोलते हैं फ्रूटफुल कोलिजन या फिर इफेक्टिव कोलिजन। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन। एंड जहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है, जैसे इस केस में कि पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड नहीं टूटे, सॉरी नए बॉन्ड बन ही नहीं रहे हैं, पुराने बॉन्ड टूट ही नहीं रहे हैं, उसको हम बोलते हैं अनफ्रूटफुल कोलिजन। अनफ्रूटफुल कोलिजन, उसको हम बोलते हैं अनफ्रूटफुल कोलिजन। तो ये दो टाइप्स के होते हैं रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें आगे था द नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यानी इनके बीच में जो कोलिजन होने चाहिए, अब वहाँ तो एक मोल में हम भी जाते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी इतने करोड़ों मॉलिक्यूल्स में कुछ लाख अगर मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या बोलता है? नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं Z से, कि आपने देख लिया कि एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में एक सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल्स आकर के आपस में टकरा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं Z। जो Z की जो वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा। कैलकुलेट करने का जो मेथड रहता है 8RNA/T/πμ, ठीक है। जहाँ पे R जो है गैस कांस्टेंट, Na जो है एवोगैड्रो नंबर, T जो है कि किस टेम्परेचर पर रिएक्शन करवा रहे हैं, पाई जो है वो मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है। यहाँ पे जो सिग्मा है वो कोलिजन क्रॉस सेक्शन कहलाता है, कि कितने क्रॉस सेक्शन में आपने या कितने वॉल्यूम में आपने उसको लिया, वो कोलिजन क्रॉस सेक्शन कहलाता है। एंड जो म्यू है वो कहलाता है रिड्यूस्ड मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे यहाँ पे मैंने A और B का जो रिएक्शन करवाया था, जो आपको AB मिल रहा था, तो इन दोनों का जो रिड्यूस्ड मास होता है, रिड्यूस्ड मास ऑफ मॉलिक्यूल्स A एंड B, जिसको कैलकुलेट करने का तरीका जो होता है वो होता है 1/ma + 1/mb। ये होता है रिड्यूस्ड मास। तो कोलिजन थ्योरी का ये कहना था कि वही मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे जिनके पास मिनिमम एक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, या वही प्रॉपर आपको एनर्जी, उनको क्या करना रहता है, एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना रहता है कोलाइड करके। वही कोलाइड करेंगे जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ इन्होंने एक चीज़ ये माना कि एटम्स जो है वो सिर्फ स्फेरिकल शेप में है, उन्होंने सिर्फ ये माना, उन्होंने और कोई शेप उसका कंसिडर किया ही नहीं। उनको लगा बॉल की शेप में है, आएंगे टकराएंगे, मॉलिक्यूल्स आपको प्रोडक्ट दे देगा। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि ए ये आकर के बी के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेट आ जाएगा जब न्यू बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, और ओल्ड बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएंगे। यानी ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी हो जाए, वही आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब यहाँ पे दो चांसेस है कि या तो आपके नए बॉन्ड बनेंगे या तो नए बॉन्ड बनेंगे ही नहीं। यानी यहाँ पे दो केसेस आ जाते हैं कि ये नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं, A + B भी आपको मिल गया, इसको हम क्या बोलते हैं, अनफ्रूटफुल कोलिजन। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, AB + AB। यानी प्रॉपर ओरिएंटेशन में रिएक्शन टेक प्लेस करना चाहिए। सो एवरी केमिकल रिएक्शन वेदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हैज़ एन एनर्जी बैरियर विच हैज़ टू बी ओवरकम। हमने पढ़ा एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, एनर्जी बैरियर तो क्रॉस करना ही करना है। बिफोर रिएक्शन have to overcome before reactants can be transformed into product. If the reactant molecules have sufficient energy, they can reach the peak of the energy barrier after collision and they can go to the right side of this flow and consequently change into product. यानी यहाँ से यहाँ तक आ रहे थे ग्राफ में, तो यहाँ से वहाँ तक राइट डायरेक्शन में आ रहे हैं और
प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इफ द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ गिवन केमिकल रिएक्शन इज लो, द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन विल बी लार्ज। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो आपका रिएक्शन बहुत जल्दी टेक प्लेस करेगा, और एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है तो आपका रिएक्शन बहुत स्लो टेक प्लेस करेगा। तो यहाँ पे ये कोलिजन थ्योरी का था, ठीक है। तो कोलिजन थ्योरी में उन्होंने क्या कहा कि कोई भी मॉलिक्यूल्स यानी रिएक्टेंट जब कभी भी रिएक्शन करते हैं तो वो हमेशा आपस में कोलिजन करते हैं। सक्सेसफुल यानी फ्रूटफुल कोलिजन होना चाहिए, अनफ्रूटफुल कोलिजन नहीं होना चाहिए फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। उन्होंने ये माना कि स्पेयर शेप में ही होते हैं, जो उनका एक ड्रॉबैक था। और उन्होंने ज्योमेट्री को भी कंसिडर नहीं किया कि उनका शेप क्या हो सकता है किसी मॉलिक्यूल का, या आपने कभी कोई मॉलिक्यूल को उठाया उसका शेप क्या होगा, उन्होंने उसको भी कंसिडर नहीं किया। एंड साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा कि ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो स्टेज है इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट स्टेट। यानी यहाँ से डिसाइड होता है, यानी जब आप बैरियर जो हम बनाते हैं ना, ये वाला, ये जो स्टेज है, यहाँ से अब या तो ये वापस भी आ सकता है या तो यहाँ से ये प्रोडक्ट बन सकता है। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट स्टेज। यानी यहाँ से चढ़ने पर भी कंफर्मेशन नहीं है कि वो बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका कोलिजन थ्योरी ओवर होता है। जो आपको बुक से एक थ्योरी पढ़नी है, जैसे कैसे कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया इसके बारे में, कैसे उन्होंने फ्रीक्वेंसी निकालना चाहा कि कैसे फ्रीक्वेंसी से कोलिजन होता है, या कितनी एनर्जी उनको चाहिए रहती है कि आपस में कोलाइड करे और आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दे। सो गाइस, this was your last topic regarding the chapter chemical kinetics chapter 4. From the next class we will study organic chemistry. We are going to start, that is haloalkane and haloarine. So if you like my video, so please subscribe my channel and share my video with your friends as much as possible, and give me your comments so that I can also improve my way of teaching. Thank you.